आज देखते हैं खनिज संसाधन। चौथा चैप्टर है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसकी प्रस्तावना है, अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक उपयोग की जितने भी वस्तुएं खनिजों से ही, हमारे दैनिक उपयोग की जितने भी वस्तुएं अगर हम चारों तरफ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक आवश्यकता की जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी किससे बनती हैं? खनिजों से ही बनती हैं या खनिजों से ही बनी होती है। अब हम देखते हैं, जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं तो मकान निर्माण करने के लिए ईंट है, पत्थर है, चूना पत्थर है, सीमेंट है, लोहे की छड़ है, ये किससे बनती है? ये भी खनिज से ही हमको प्राप्त होते हैं। यदि हमको मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है? पत्थर की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, चूना पत्थर है, सीमेंट है और छड़ है, ये सभी धातु से ही बनी होती है, खनिज से ही बनी होती है। धातु या खनिज। उसी प्रकार हम देखते हैं अधिकांश धातु की जो वस्तुएं वे खनिज से ही प्राप्त होते हैं। अधिकांश जो धातु की जो वस्तुएं बनाई जाती है वे हमको खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जैसे आभूषण हम बनाते हैं, आभूषण सोना है, चांदी है, मानिक है, इससे हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। ये जो आभूषण है वे भी हमको किससे प्राप्त होते हैं? खनिज से ही प्राप्त होते हैं। सोना है, चांदी है, मानिक जिसको हम कहते हैं, ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिज से ही प्राप्त होते हैं। इनके अलावा हम देखते हैं ईंधन के लिए जो हम उपयोग करते हैं, ईंधन के लिए हम खनिजों का उपयोग करते हैं। तो ईंधन के लिए कौन कौन से खनिज है? जैसे मिट्टी तेल, पेट्रोल है, डीजल है। मिट्टी तेल जिसको हम केरोसिन कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भी हमको खनिजों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम खनिज के माध्यम से क्या करते हैं? इन खनिजों को प्राप्त कर खनन करते हैं, इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। तो हमको पेट्रोल के रूप में या खनिज तेल के रूप में प्राप्त होता है। इसका परिश्रम किया जाता है। परिश्रम करने के बाद ही हमको पेट्रोल अलग मिलता है, डीजल अलग मिलता है और केरोसिन अलग प्राप्त होता है। खनिज तेल तो मिलता है, खनिज तेल। अब खनिज तेल में पेट्रोलियम और जैसे पेट्रोलियम कहते हैं, खनिज तेल कहते हैं, इसको परिश्रम किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद ही हमको क्या मिलता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, मिट्टी तेल प्राप्त होता है। परिश्रम किया जाता है, परिश्रम शालाएं होती है, इसमें परिश्रम किया जाता है। उसी प्रकार अन्य प्रकार के ईंधन, कोयला है, अन्य प्रकार के ईंधन जैसे कोयला है या गैस है, ये भी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो वस्तुएं हमको प्रकृति से प्राप्त होता है और जिनका हम क्या करते हैं? खनन करके प्राप्त करते हैं, इसको हम खनिज कहते हैं। अपने शब्द में आप बोल सकते हैं खनिज किसे कहते हैं? जो पदार्थ, धातु प्रकृति द्वारा खनन के द्वारा प्राप्त, प्रकृति से खनन करके प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं और जिसका हम खनन करके प्राप्त करते हैं। अपने शब्दों में आप ये कह सकते हैं जो धातु खनन करके खोद कर निकाली जाती है, खनिज कहते हैं। अपने शब्दों आप बोल सकते हैं खनिज किसे कहते हैं? जो धातु भूगर्भ को खोद कर निकाली जाती है, खनन करके निकाली जाती है, उसको हम खनिज कहते हैं। पत्थर भी आप निकाल रहे हैं, मिट्टी भी निकाल रहे हैं, वो भी खनिज में गिनी जाती है।
सोना चांदी लोहा यही सिर्फ खनिज नहीं है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, मतलब जो भी पदार्थ हम भूगर्भ से खोद करके निकाले जाते हैं उन सभी को हम खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। ये इसकी प्रस्तावना हो गया। अब हम देखते हैं खनिज किसके हैं। एक प्रश्न है खनिज किसके हैं। मान लो किसी गांव में क्या मिल गया, भूमि के अंदर गहराई में चूना पत्थर का भंडार पाया जाए। यदि किसी गांव में भूमि की गहराई में क्या प्राप्त हो गया, चूना पत्थर प्राप्त हो गया, तो चूना पत्थर किसका होगा। यदि चूना पत्थर मिल गया तो चूना पत्थर किसका होगा, उस मालिक का होगा, जमीन के मालिक का होगा, या पूरे गांव वालों का होगा, या राज्य सरकार का होगा, या केंद्र सरकार का होगा। ध्यान दो इधर, यदि किसी गांव में हम खुदाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और उस गहराई में चूना पत्थर प्राप्त हो, जैसे आप घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं या कॉलम खोद रहे हैं। अब कॉलम खोदते खोदते मान लो क्या मिल गया, चूना पत्थर मिल गया, तो चूना पत्थर किसका होगा, उस मालिक का होगा, उस जगह के मालिक का होगा, या पूरे गांव वालों का होगा, या केंद्र सरकार का होगा, या राज्य सरकार का होगा। इसके संबंध में अलग अलग देश में अलग अलग नियम कानून बनाए गए। सभी देशों में नियम कानून अलग अलग है। हमारे भारत देश में नियम अलग है, अमेरिका में अलग है, ब्रिटेन में अलग है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें, ये जो खनिज है, मान लो चूना पत्थर मिल गया, तो चूना पत्थर किसका होगा, उस मालिक का होगा, जिसकी जगह में या जिसकी जमीन में चूना पत्थर प्राप्त हो गया उसी की होगी, उस मालिक की होगी। जमीन के मालिक होगा और इसकी देखरेख केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उसी पर हम देखते हैं जर्मनी है, जर्मनी जैसे देश है, तो जर्मनी जैसे देश में क्या होगा, ध्यान से सुनो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ किसका होगा खनिज, उस जगह के मालिक का होगा। जर्मनी में हम देखें, जर्मनी में वो केंद्र सरकार का होगा, जर्मनी में देखें तो केंद्र सरकार का होगा। लेकिन भारत देश में इसके संबंध में नियम कानून बनाए गए हैं, ये पूरे देश वालों का होगा। भारत देश में किसी भी मालिक के जमीन में, जमीन मालिक है, उसके जमीन में यदि चूना पत्थर प्राप्त हो गया तो चूना पत्थर पूरे देश वालों का होगा और इसके संबंध में नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। इस पर नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाएंगे। कुछ भी लघु खनिज है, इनकी देखरेख नियम कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होता है, नियम है, कानून है। कुछ लघु खनिज भी होता है, लघु खनिज मतलब स्थानीय खनिज होती है, तो इसके नियम राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। अब राज्य सरकार इससे रॉयल्टी प्राप्त करता है। राज्य सरकार इससे क्या प्राप्त करता है, रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा। यदि हम किसी भी खनिज का उपयोग करें, इसका हमको रॉयल्टी शुल्क जमा करना पड़ेगा और उस जमीन का किराया भी देना पड़ता है। जैसे हम रेत देखते हैं, कहीं रेत निकाली जाती है, मुरुम निकाले जाते हैं, तो मुरुम हम निकालते हैं या रेत निकालते हैं, जैसे रेत निकाला जाता है तो रेत के लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है, रेत के लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को। इस प्रकार खनिज किसके हैं, इसके संबंध में क्या बताओगे, समझ आए। यदि किसी गांव में किसी के घर यदि खुदाई करते समय, गहराई करते समय चूना पत्थर प्राप्त हो गया, ये चूना पत्थर उस मालिक का होगा, गांव वालों का होगा, या राज्य का होगा, या केंद्र का होगा।
इसके संबंध में अलग अलग देश में अलग अलग नियम बनाए गए। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में ये मालिक होगा, जर्मनी में ये केंद्र सरकार होगा। अब भारत देश में देखें तो भारत देश में अलग अलग नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। भारत देश में क्या है, ये पूरा खनिज पूरे भारत देश के लोगों का होगा और इसकी देखरेख केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और इसके द्वारा जो आय की प्राप्ति होगी क्या होगा, सार्वजनिक हित में खर्च की जाएगी। कुछ लघु खनिज भी होते हैं, लघु खनिज राज्य सरकार द्वारा, लघु खनिज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या बनाई गई, कानून बनाई जाती है, नियम बनाई जाती है। ये है नियम और कानून। अब राज्य सरकार क्या कर रही है, खनिज उत्खनन के लिए, लघु खनिज होती है उसको उत्खनन के लिए परमिशन देती है, परमिट देती है, तो रॉयल्टी शुल्क चुकाना पड़ेगा। जो उपयोग कर रहे हैं उनको रॉयल्टी शुल्क पटाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा और मालिक को किराया भी देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं खनिज नीति। हमारे देश में यदि हम देखें तो खनिज नीति या विश्व में देखें खनिज नीति 1990 के पूर्व, 1990 के पूर्व सभी देशों की खनिज नीति अलग अलग थी। 1990 के पूर्व हम देखें तो खनिज नीति अलग अलग थी। कोई भी देश किसी भी देश की खनिज का, कोई भी देश किसी भी देश की खनिज का उपयोग नहीं कर पाएगा, उत्खनन नहीं कर पाएगा 1990 के पूर्व। इसमें खनिज नीति में समय समय पर परिवर्तन किया गया, खनिज नीति बनाई गई, खनिज नीति में परिवर्तन किया गया, लेकिन 1990 के बाद 1990 में हमारे भारत देश में या पूरे देश में देखें क्या अपनाया गया, 1990 में क्या अपनाया गया, वैश्वीकरण का नया दौर चालू हुआ। 1990 में क्या हुआ, वैश्वीकरण का नया दौर चालू हुआ और वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या हुआ, कोई भी देश किसी भी देश की खनिज संपदा उपयोग कर सकता है, उत्खनन कर सकता है। 1990 में वैश्वीकरण का नया दौर चालू हुआ, तो नया दौर चालू हुआ उस समय क्या हुआ, कोई भी देश क्या कर सकता है, किसी भी देश की खनिज संपदा उत्खनन कर सकता है, उपयोग कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकता है, लाया ले जाया सकता है। ये हो गया खनिज नीति। अब हम देखते हैं 1990 के बाद तो वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ। अब कुछ देश ऐसा है जहां अधिक मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, चीन है। यहाँ क्या है, अधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है। सभी देशों में आप देखें तो खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है, खनिज पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ अधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है। तो इन खनिजों का दूसरे देश के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में क्या किया गया है, वैश्वीकरण के कारण उपयोग में लाया गया है। क्योंकि खनन करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की और तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। वो सभी देश तकनीकी दृष्टि से और पूंजी की दृष्टि से संपन्न नहीं। हम देखते हैं कि कई ऐसे देश हैं जो विकसित है, विकसित देश में क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है, पर्याप्त पूंजी पाई जाती है और खनन के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक तकनीक से निर्मित क्या पाई जाती है, मशीनें पाई जाती है, यंत्र पाई जाती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश की खनिजों का खनन कर सकते हैं। वहाँ अधिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं। वर्तमान में देखें तो सरकार में खनन करने में असमर्थ है। वर्तमान में यदि देखें तो कोई भी देश की सरकार में खनन करने में असमर्थ है, उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त उपकरण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो रही है, तो इसके बारे में 3 नियम बनाए गए हैं। 3 नियम में खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्र,
पहला ये है कि खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करो। कोई भी देश की सरकार तय करनी है, अधिकाधिक मात्रा में खनिजों का क्या क्या रहे हैं, खनिज संसाधन उपलब्ध है, इसकी वैज्ञानिक जानकारी। कहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज के संसाधन है, पर्याप्त भंडार है, इनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अब जानकारी के आधार पर वे क्या कर रहे हैं, दूसरे देश उद्योगपति, पूंजीपति, इनको सौंपा जा रहा है। और दूसरा है खनन उद्योग को विनियमित या रेगुलेट करना। दूसरी है सरकार या शासन क्या कर रही है, केंद्र सरकार खनन उद्योग को विनियमित और रेगुलेट करता है। जो उद्योग खनन उद्योग है उसमें क्या हो रहे हैं, जो भी देश के या जो भी उद्योगपति है, पूंजीपति क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खनिज निकाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, नियम कायदे का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कानून के तहत वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पर्यावरण तथा मजदूरों को किसी प्रकार की क्या नहीं हो रही है, खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो ऐसे में क्या नहीं होनी चाहिए, या तो पर्यावरण को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होनी चाहिए, और नहीं वहाँ के मजदूर को किसी प्रकार की हानि क्षति नहीं होनी चाहिए। मतलब खनन उद्योग को विनियमित और रेगुलेट करने का मतलब क्या है, सरकार इसके माध्यम से क्या करेंगे, जो भी खनन उद्योग है इसमें लगे हुए जिस देश की सरकार या पूंजीपति उद्योगपति है, वे क्या कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करते समय वे नियम कानून का किसी प्रकार की उल्लंघन तो नहीं कर रहे, पालन कर रहे कि नहीं कर रहे, और पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति हो रही है या मजदूर को किसी प्रकार की क्षति हो रही है, इसका वे क्या करती है, देख रेख करती है। मतलब जिन कंपनी को हम क्या करने के लिए दिए, खनन करने के लिए दिए, वे खनन तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ वे नियम कायदे का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर्यावरण इससे किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो रहा है, मजदूरों को नुकसान तो नहीं हो रही है, इसकी देख रेख करती है। और तीसरा है खनन से शुल्क या कर वसूल करना। खनन के माध्यम से क्या करती है सरकार, में यह सुनिश्चित करती है खनिजों के माध्यम से शुल्क की प्राप्ति हो रही नहीं हो रही, कर अदा कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी भी जानकारी हो जाती है। इस प्रकार ये 3 नियम बनाए गए, खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करना, खनन उद्योग को विनियमित या रेगुलेट करना, और खनन से शुल्क या कर वसूल करना। जो भी खनन उद्योग में लगे हुए देश है, उद्योगपति है, वे शुल्क या कर सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इनकी भी जानकारी हो जाती है। ये हो गया इसके बारे में खनिज नीति के संबंध में जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं 1991 में, जैसे हम देखते हैं 1990 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण की नीति क्या है, उदार नीति। 1990 के पूर्व हम देखें तो सरकार क्या करती थी, विभिन्न प्रकार के अवरोध नियम कानून बनाए, इन नियम और कानून में छोड़ देना, अवरोधों को हटाना, उदारीकरण कहलाता है। 1991 में उदारीकरण नीति अपनाई गई। इसके बाद 1993 में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की स्थापना की गई। 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई। इस प्रकार 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया केंद्रीय सरकार के जो उपक्रम है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, इसके लिए जो आरक्षित कच्चा माल है, खनिज संपदा है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, निजी क्षेत्र को सौंप सकते हैं, निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है। और 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति अपनाई गई। इसके अंदर क्या होगा, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो
सार्वजनिक क्षेत्र जो क्या था, खनिज था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत जो खनिज निर्धारित की गई थी, इसको भी क्या किया गया, निजी क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। पहले क्या होता था, सार्वजनिक उपक्रम के लिए जो आरक्षित खनिज होती थी, सार्वजनिक उपक्रम के लिए जो आरक्षित खनिज होती थी, वो सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता। लेकिन अब इसके बाद 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति में क्या हुआ, जो आरक्षित खनिज होती थी इनको भी हम क्या कर सकते हैं, निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। ये है नई राष्ट्रीय खनिज नीति। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी खनिज पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, जंगल क्षेत्रों में, जहाँ अधिक मात्रा में जंगल होते हैं, वनाच्छादित होती है, और जहाँ नदियों का उद्गम स्थल होता है और जनजाति लोग निवास करते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं कि जितने भी खनिज है, खदान जिसको आप कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, वनाच्छादित क्षेत्र में, जहाँ से नदियाँ उद्गम होती हैं, निकलती हैं और जनजाति लोग निवास करते हैं। तो यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में देखें खनिज होता जाता है, खनिज निकाला जाता है। तो खनिज निकाले जाने से क्या हो रही है, लगभग यदि देखें 1,86,000 हेक्टेयर भूमि में जो वन थे वे खनन के कारण क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्योंकि जितने भी खनिज है वे वनाच्छादित क्षेत्र में निकाली जाती है, वनाच्छादित क्षेत्र में निकालने से क्या होगा, वनों को काटना पड़ेगा। तो 1,86,000 हेक्टेयर भूमि में जो वन क्षेत्र थे वे क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसके कारण खनन के कारण, खनिज उद्योग के कारण। इसके साथ साथ हम देखें यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो नदियों को उद्गम स्थल होता है, वे भी नदियाँ अधिक मात्रा में क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। इसके अलावा जनजाति लोग यहाँ निवास करते हैं, इन्हीं क्षेत्र में जनजाति लोग भी निवास करते हैं। तो जनजाति लोगों के लिए भी ये क्या हो गया, मुसीबत हो गया। जनजाति लोग क्या करते हैं, यहाँ काम भी करते हैं। आजीविका के जो स्रोत होता था वनाच्छादित क्षेत्र में, क्या होता था, आजीविका का स्रोत होता था इसके लिए जनजाति लोगों को। क्योंकि आप सबको मालूम है जनजाति लोग क्या करते हैं, वनों से कंदमूल इकट्ठा करते हैं, अब उसी से उनका आजीविका जीवन निर्वाह ये भी क्या होगी, नष्ट हो गई। इस प्रकार ये हो गया खनिज संसाधन, खनिज किसके, खनिज नीति और उदारीकरण नई राष्ट्रीय खनिज नीति। ये हो गया आज की नीति। ठीक है।